हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मैथ डोमेन के सिलेबस के बारे में। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे मैथ डोमेन के सिलेबस की। सीयूईटी 2025 जो कि अप्रोक्सीमेटली अप्रैल टू मई में होना है। अब ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है और आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उस एग्जाम का सिलेबस। यानी कि आप जितने गहराई से या जितने अच्छे तरीके से उसके सिलेबस को समझेंगे उतने ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन पॉसिबल है। यानी विदाउट सिलेबस तो ऐसे है कि आप एक समुद्र में एक मोती ढूंढने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम आपके सामने मैथ डोमेन का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, कौन सी वो बुक्स हैं जहां से सीयूईटी 2022, 2023 और 2024 के क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं। तो पता लगता है कि कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ें तो वहां से पेपर जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ डोमेन की, तो मैथ डोमेन में आपको पता होगा कि पेपर में दो सेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूं, मैथ डोमेन में एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन होता है बी। अब सेक्शन बी बेसिकली सेक्शन बी1 और सेक्शन बी2 के नाम से जाना जाएगा वहां पे। यानी कि वहां पे बेसिकली आपको सेक्शन बी नजर नहीं आएगा, सेक्शन ए नजर आएगा, सेक्शन बी1 नजर आएगा और सेक्शन बी2 नजर आएगा। हम लोगों को जो बच्चे मैथ से पढ़े हुए हैं क्लास 12 में जिसका डोमेन सब्जेक्ट मैथ है, उन लोगों को सेक्शन ए और सेक्शन बी1 को अटेम्प्ट करना होता है। उन लोगों को सेक्शन ए और बी1 अटेम्प्ट करना होता है। इसमें कुल मिलाकर के आपको अभी तक 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें से 40 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये चीजें चेंज हैं या चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आज की क्लासेस सिलेबस की ही बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में पहला टॉपिक आता है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध और फलन। संबंध और फलन हमारी यूनिट 1 कहलाती है और इसमें जो है टॉपिक कई सारे होते हैं जिसको हम लोग सब टॉपिक बोलेंगे। जैसे हम लोगों को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं सेट थ्योरी के, क्योंकि जब सेट थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप रिलेशन नहीं समझ पाओगे और रिलेशन नहीं समझ पाओगे तो आप फंक्शन नहीं समझ पाओगे। यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, वो डिपेंड करता है हमारी क्लास 11th में एक टॉपिक होता है फर्स्ट यूनिट का सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत पर ही निर्भर करता है क्या पूरा रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें सेट थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि आपका सेट्स क्या होता है, सेट्स का यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है ना, उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सेट्स का डिफरेंस क्या है, कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पावर सेट क्या होता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन। बेसिकली रिलेशन में आप लोग जानते भी हैं कि जो रिलेशन होते हैं, जैसे आपका पहला होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो रिलेशन तीनों होल्ड करता है वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। जो तीनों होता है वो होता है आपका तुल्यता संबंध। इसी तरीके से आप जब फलन की बात करते हैं, फलन भी आपको 4 तरीके के पढ़ने होते हैं। एक होता है 1-1, एक होता है मैनी वन, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू, एकैकी, आच्छादक, अंताक्षेपी और बहुएकी। ये 4 प्रकार के हमें यहाँ पे फलन डिस्कस करने होते हैं। लेकिन फलन में आपको एक तो ये टाइप हो गया कि एकैकी, आच्छादक, अंताक्षेपी और बहुएकी, और एक होता है कि फंक्शंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई टाइप के फंक्शंस होते हैं। वो एक अलग सेक्शन है फंक्शंस का जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें वो यहाँ पे पढ़ना होता है क्योंकि पूरा जो आपका, पूरा तो नहीं कहूंगा लेकिन ऑलमोस्ट आधा सिलेबस तो फंक्शन पे ही वर्क करेगा। यानी कि आपका रिलेशन फंक्शन में फंक्शन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंक्शन आ गया। जब आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर आप कंटिन्यूटी कुछ भी डिस्कस करोगे, किसके ऊपर करोगे? फंक्शन के ऊपर ना करोगे। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज द इंपोर्टेंट की। ये कीवर्ड है फंक्शन, फलन। फलन को जितना ज्यादा गहराई से समझोगे आगे के टॉपिक उतने ही ज्यादा आसान होंगे। इवन आपको जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, वहां भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। ठीक है ना, प्रायिकता फलन होता है। ठीक है, वो भी हमें वहां पढ़ना होता है। आपको फंक्शन तो पीछे छोड़ता ही नहीं है, तो फंक्शन को गहराई से पकड़ना है। ओके, फिर इसमें एक टर्म होता है बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द्विआधारी संक्रिया।
तो बाइनरी ऑपरेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। तो ये आपका यूनिट 1 का रिलेशन इन फंक्शन में हो गया। फिर उसके बाद आपका चैप्टर 2 आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में फलन में बेसिकली आपको डोमेन एंड रेंज, सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन की डोमेन एंड रेंज और उनकी ग्राफ्स, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन डोमेन रेंज और ग्राफ, क्षेत्र, प्रांत, जिसको हम प्रांत भी कहते हैं, सहप्रांत, और आपका परास और आपका ग्राफ, इन चीजों से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि जो आपकी डोमेन है, जो इनकी डोमेन बनती है, वो बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन आने हैं। 2 क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आते हैं, यानी कि आपके कम से कम 2 क्वेश्चन प्रॉपर्टी के और 1 क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज का, 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए, और 4 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह। आव्यूह की अगर मैं बात करता हूं तो आव्यूह तो बहुत एक बड़ा टॉपिक भी होता है, और अगर मैं कभी आपको बताया हूंगा आव्यूह, और अगला एक टॉपिक होगा इसमें डिटरमिनेंट, यानी कि साड़िक। आव्यूह साड़िक को मिला लोगे तो 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं मैट्रिसेस की बात करें तो सबसे पहले तो ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें पहली चीज तो उनकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। मैट्रिक्स क्या है? इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, यानी कि संख्या या फलनों का क्या है, एक आयताकार श्रेणीबद्ध क्रम है। ठीक है, लिखने का एक तरीका है। उनकी इक्वलिटी, 2 आव्यूह इक्वल कब कहलाएंगे, बराबर कब होंगे, ठीक है ना, समान कब होंगे। आपके आव्यूह के प्रकार कि कितने प्रकार के आव्यूह हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आव्यूह का परिवर्त करना आना चाहिए। सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह क्या होते हैं, विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। फिर आव्यूहों को जोड़ना, जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ता है, क्या सभी आव्यूह जुड़ जाते हैं? नहीं, जिनका ऑर्डर सेम होता है वही जुड़ते हैं। ठीक है ना, उसका सब्ट्रैक्ट करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको अदिश गुणन करना आना चाहिए। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी आव्यूह का आव्यूह से गुणा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ऑपरेशन की, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह में आप किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में कुछ भी कर सकते हैं, बस बशर्ते उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ये बातें हम लोग इसमें समझते हैं। उसके बाद आपको आता है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि साड़िक, यानी कि आपका लेक्चर चैप्टर नंबर 4। साड़िक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला होता है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए बेसिकली आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन होता है कि आपको साड़िक वाला चैप्टर अप टू 3x3 तक पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह जो होते हैं उन्हीं के साड़िक होते हैं, उनका हमें साड़िक पता करने हैं। और साड़िक भी किस किस क्रम के, 1x1, 2x2 और 3x3, ये 3 ऑर्डर के हमें साड़िक पता करने हैं, डिटरमिनेंट पता करने हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज, क्योंकि साड़िक सॉल्व करना वैसे तो बहुत आसान है, आप कर ही लोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सपेंड करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर्टी की जब हेल्प लेते हैं तो हमारा समय बचता है, यानी कि कम समय में हम फिर सॉल्यूशन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का एरिया जो है, अगर त्रिभुज के हमें शीर्ष दे दिए जाए, वर्टिसेस दे दिए जाए, तो उसका एरिया हम लोग जो बेसिकली क्लास 9th और 10th में फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाफ ऑफ y1 x1 माइनस x2 करके, है ना, तो फॉर्मूला यहीं से तो बना है, साड़िक से ही तो बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन में एक आता है कोलिनियर, यानी कि 3 बिंदुओं का संरेखीय हो जाना, यानी कि उससे बनने वाले त्रिभुज का एरिया 0 हो जाना। ये सब चीजें हमें यहाँ पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स, यानी कि आपका एक होता है सहखंडज आव्यूह और एक होता है आपका प्रतिलोम आव्यूह का, ये चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। फिर हमें पढ़ना होता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कई सारी लीनियर इक्वेशन होती हैं एक्स वाई जेड में, 3 लीनियर इक्वेशन का हमें वहां सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक क्रेमर रूल पढ़ते हैं जो बेसिकली डिटरमिनेंट को निकालने के लिए एक मेथड होता है जो जल्दी सॉल्व करा देता है। ओके, चलिए, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है, यहां से हमारा कैलकुलस शुरू हो जाता है। और कैलकुलस जो है, अगर आपको मान के चलना है, कैलकुलस जो है वो आपका 40 to 50% सिलेबस है, या फिर मैं कहूंगा मार्क्स जो हैं वो इसी चैप्टर में छुपे हुए हैं जो कैलकुलस है। पहला चैप्टर कैलकुलस का जो होता है वो होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें बहुत छोटी सी बात है कि सबसे पहले तो हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। लिमिट, सीमाएं निकालना, यानी कि बाएं हाथ सीमा और दाएं हाथ की सीमा। जब बाएं और हाथ और दाएं हाथ की सीमा किसी बिंदु पे समान होती है तो हम कहते हैं कि सीमा परिभाषित है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी पढ़नी होती है किसी बिंदु पर, यानी कि अगर सीमा परिभाषित है और वो उसके फलनीय मान के बराबर है तो वो क्या हो जाता है, सतत हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है।
फिर आपको एक अंतराल पर कंटिन्यूटी पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता पढ़ते हो, सेम बिंदु पर फिर अंतराल पर, ठीक है ना, यानी कि पहले पॉइंट पर फिर इंटरवल पर पढ़ते हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आगे आता है डिफरेंशिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पूरे सिलेबस का भी और इस कैलकुलस पोर्शन का भी। सबसे पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन जो हमारे एग्जैक्टली फॉर्मूला बेसिस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल यूज होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और इंप्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, इनफिनिट सीरीज और डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लैग्रांज एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे रोले और लिख लो, रोले भी होता है, रोले बेसिकली तो रोले ही पूछा जा रहा है, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम कह रहे हैं, ये रोलेस थ्योरम ही तो है। यानी कि ये हमारे एग्जाम में ये कुछ टॉपिक है जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होते हैं, और हाल ही में यूट्यूब पे मैंने डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यू करा रखे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में बेसिकली आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ना होता है। आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन देखने होते हैं कि किस बिंदु पर उच्चिष्ट है, किस बिंदु पर निम्निष्ट है, और उसका उच्चिष्ट मान क्या है, निम्निष्ट मान क्या है, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके बाद आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्श रेखा तथा अविलंब ये पढ़ना होता है। उसके बाद आपका एप्रोक्सीमेशन यानी कि सन्निकट, और रेट ऑफ मेजर यानी कि परिवर्तन की दर, राशियों में जो परिवर्तन की दर होता है, चेंज होते हैं, उसको हम रेट ऑफ मेजर कहते हैं, ये हमें पढ़ना होता है। हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सिलेबस होता है। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ द इंटीग्रेशन इज कॉल्ड फॉर्मूला। जितना ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे उतना ही इंटीग्रेशन मजबूत होगा। कौन सा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन की बात कर रहा हूं। तो अनिश्चित समाकलन में आपको पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर पार्ट्स, फिर बाई फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि सर सब्स्टिट्यूशन के 3 लेक्चर होंगे, 3 लेक्चर बाई पार्ट्स के होंगे और 1 लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं, जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे वेरियस टाइप होते हैं, जब हम बाई पार्ट्स पढ़ते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वो भी आपको 1 ही 2 टाइप के होते हैं। खैर, लेकिन ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाई पार्ट्स मेथड। और सबसे पहले बेसिक जब समझोगे तभी तो हम किसी रूल को यूज कर पाएंगे। पहले तो बेसिक इंटीग्रेशन समझना है, फिर हमें उसके अंदर कुछ रूल्स के थ्रू जाना होता है, ओके। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका सबसे पहले सिंपल कर्व्स के बीच का यानी कि एक्सिस और कर्व के बीच का, ठीक है ना, फिर बिटवीन 2 कर्व्स के बीच का, पहले तो एक कर्व होगा, एक तरफ एक्सिस होगी, फिर 2 कर्वों के बीच का एरिया निकालना होता है, जिसमें हम लोग स्ट्रिप मेथड लगाते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, है ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्ट्रिप। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बेसिकली डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशिएशन वाला जो भी था, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन आया था, तो उधर जो हमने कॉन्सेप्ट को इकट्ठा किया उसको प्लस इंटीग्रेशन, इन दोनों को अगर एक साथ परोस दिया जाए तो बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। मिक्सअप है किसका? डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का मिक्सअप, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, एक क्वेश्चन इसका ऑर्डर एंड डिग्री से फिक्स होता है, आएगा ही आएगा। एक इसका फॉर्मेशन यानी कि अवकल समीकरण बनवाता है कि बनाइए अवकल समीकरण क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करिए, जो कि फिक्स होते हैं कुछ क्वेश्चन। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको फंस जाना है। फिर आता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड। फिर उसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली साल सबकी बात करें तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें आपका एक होता है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। एक तो यहां से फिक्स है ऑर्डर डिग्री, एक लीनियर से जरूर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहां से दो फिक्स हैं, फिर यहां से भी एक बन सकता है, तो 3 क्वेश्चन लगभग यहां से बन सकते हैं या बनते ही हैं। अगर 2022-2023 में देखोगे तो बने हैं खूब। 24 में क्या हुआ कि 24 में थोड़ा सा उन्होंने पेपर को हल्का सा मूव कराया था, लेकिन तब भी उसमें बने थे। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर कठिन था। मैं हमेशा बोलता हूं 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन एकदम करने लायक थे, 10 क्वेश्चन जो बच्चा थोड़ा पढ़ा होगा वो कर लेगा, बाकी 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा जद्दोजहद थी। लेकिन क्वेश्चन तो 50 सॉल्व हो सकते हैं ना, लेकिन सवाल फंसता है क्या उस 1 घंटे में सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकते हैं। तो मैंने बताया भी था और ऐसा हुआ भी था। जिस दिन पेपर हुआ था उसी शाम को मैंने जब सॉल्यूशन कराया था तो मैंने बोला भी था कि ऐसे बच्चे मुझे पॉसिबल नजर नहीं आ रहे हैं जो 200 में से 200 ले आए, क्योंकि 2023 और 2022 200 में से 200 आए थे मैथमेटिक्स में, बहुत बच्चों के आए थे। 2024 में सन्नाटा हो गया। मुझे पेपर देख के आइडिया हो गया था कि आउट ऑफ 200 वाला तो ये पेपर नहीं है, और वही हुआ भी था। तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टफ होता है तो सबके लिए होता है। फिर उसके बाद अगर मैं सिलेबस में जाऊं तो वेक्टर जो अभी हम लोग हाल ही में शुरू किए हैं, वेक्टर
हौसला बैच का पहला दूसरा लेक्चर वेक्टर का ही हुआ है, जिसमें सबसे पहला होता है डेफिनेशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद आपका आता है क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि ये इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, यानी कि आपका अदिश गुणन, सदिश गुणन, अदिश त्रिगुणन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, जो वेक्टर में वही यहाँ है, लगभग ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। फिर उसके बाद लाइन, प्लेन, लाइन एंड प्लेन और डिस्टेंस, इसमें कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी तक आए हैं। और वो मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं आपको पहले लाइंस पढ़ाता हूं कि लाइन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्पेस यानी 3D में लाइन क्या है, इक्वेशन क्या है, 2 पॉइंट से पास होगी तो क्या इक्वेशन है, 1 पॉइंट से पास होगी तो क्या इक्वेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेन को पढ़ाता हूं, फिर लाइन और प्लेन को एक साथ लेकर के आते हैं कि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसमें एक वेक्टर बी होता है, ऐसे बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, प्यारा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं एलपीपी। एलपीपी ऐसा लगता है कि 2022, 2023 और 2024 को देखें तो एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। इसमें होता कुछ नहीं है, तब भी 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहां से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, होता कुछ नहीं है इस टॉपिक में। सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइंस खींचनी आनी चाहिए, रीजन समझ में आना चाहिए, बाउंडेड रीजन, आपको कॉर्नर पॉइंट समझ में आना चाहिए, आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारी बातें अगर समझ में आती हैं, जो कि मैं समझा ले जाता हूं, एक लेक्चर लेता हूं, कभी कभी 2 लेता हूं, ये 4 क्वेश्चन 2 लेक्चर से हो जाते हैं। ये सबसे इजी टॉपिक होता है और एग्जामिनर पता नहीं क्यों यहां से पूछता है। मैं बताऊं क्यों पूछता है, क्योंकि टाइम अगर मैनेज कराना है बच्चे का तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रखने पड़ेंगे जो जल्दी हो जाएं। यहाँ पे बस कॉर्नर पॉइंट निकालिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करिए, हो जाता है आंसर। लेकिन कई बच्चों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही ड्रॉ करनी नहीं आती, कॉर्नर पॉइंट ही नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी, आपका जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता अगर मैं आपको सही भाषा में कहूं तो जो इसके नाम से मार्केट में हुआ बना हुआ है, बच्चों के दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रायिकता में देखो सबसे आखिरी टॉपिक जो होता है वो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बाइनोमियल वितरण। उससे पहले अगर आपका टफ टॉपिक बोले तो जो आप लोग बाइस थ्योरम पढ़ते हैं, बेस थ्योरम जिसको बोलते हैं, बेस यानी कि 3 थैले हैं, पहले 3 थैले चूज करने हैं, फिर हर थैले में लाल, पीली और नीली गेंदें हैं, फिर हम एक थैले में हाथ डालें, इसकी प्रायिकता पहले सोचो, फिर वो थैला सेकंड है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, जो कि आया भी है 2023-24 के पेपर्स में आए हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आसान क्वेश्चन आए, अगर आता होता तो कर लेते, नहीं आता तो नहीं करेंगे, तो वो हमारा लास्ट होगा। लेकिन उसका इतना वो बनाया हुआ है बच्चों ने अपने दिमाग में कि प्रायिकता मतलब तोप चलाएंगे, अभी आपके सामने हम चलवाएंगे तोप, और होपफुली हम यूट्यूब पे भी चलवाएंगे तोप को, ठीक है। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 11th की प्रायिकता पढ़ के आओ थोड़ी सी। फिर उसके बाद डेफिनेशन जो कि 11th में भी होती है, 12th में भी होती है। फिर उसके बाद एक थ्योरम होती है एडिशन थ्योरम, योग प्रमेय, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बेसिकली जो ये है, ये इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द दौड़ता है पूरा क्या आपका प्रोबेबिलिटी, इन्हीं 3 चीजों के, एक योग प्रमेय, एक आपके स्वतंत्र घटनाएं, और तीसरा होता है आपका गुणज प्रमेय यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिसको बोलेंगे। फिर उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर बाइस थ्योरम, एक ही बात है, बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, फिर उसी में बेस आ जाता है, यानी कि पहले वो केवल बैग चूज कराता है, फिर वो ये भी कह देता कि बैग भी चूज करो, फिर बताओ कि दूसरे ही बैग से गेंद निकले तो क्या प्रायिकता है ये। फिर उसके बाद रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये बहुत आसान, देखो 1/2 यहां खत्म हो जाता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के इस 1/2 से मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन इधर से होंगे, या फिर माने ज्यादा बताए, मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो टोटल यहां से आपके 6 क्वेश्चन तक आते हैं। तो मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन इधर से हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इधर से हैं, और जो ये वाला सेक्शन है बहुत इजी है, ये वाला सेक्शन रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत आसान टॉपिक है। तो यानी कि हमारे टोटल मिलाकर के यहाँ 14 चैप्टर लिखे हुए हैं, बेसिकली 13 यूनिट होती हैं, क्योंकि एक यूनिट में 2 चैप्टर थे जो कि आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट था, जिसको हम लोग अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी 13 यूनिट होती है इसके अंदर, और यही हमारा सिलेबस है। अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट हम एक एक वर्ड को पढ़ते चले जाएं और उसके रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस है, डीपीपी है या फिर आपके पीवाईक्यूज है, इसको करते जाएं तो हमें एक्स्ट्रा किसी भी मटेरियल की नीड नहीं पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको लास्ट में, अच्छा एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि अभी देखिए, अभी ये चल रहा है जनवरी, ठीक है। जनवरी से अगर मान के चलें तो 3 से लेकर के 4 महीने का समय है हमारे पास, और अगर आप
अब सोच पा रहे हैं, अब ये चलो सोच पा रहे हैं, यही बड़ी बात है कि हमें सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी करना है या बीए करना है या आपको बीकॉम करना है, बीए एलएलबी करना है, ठीक है, कुछ भी आपको करना है बैचलर डिग्री, तो अब आप सोच पा रहे हैं, तो आपके लिए लेकर के आए हैं क्या, हौसला बैच। हौसला बैच जो बेसिकली आपका 3 महीने में कंप्लीट तैयारी करा करके देगा। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है कि अभी हाल ही में आप लोगों को सुनने में जरूर आता होगा कि एग्जाम के पैटर्न को लेकर के परिवर्तन हुए थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कई सारे नोटिस आए जिसमें एग्जाम को पूरा चेंज करने के मूड में है। तो पूरे नए पैटर्न पे आधारित ये बैच रहेगा और साथ में आपको डिटेल्ड थ्योरी क्लास जो कि लाइव होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास से जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स मिलता है उसी वीडियो के साथ में, और आपको डेली प्रैक्टिस के लिए एक डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उसमें आपकी पर डे लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उससे मिलती जुलती या उससे रिगार्डिंग जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके आपको एनटीए बेस्ड टेस्ट मिलता है देने को, और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक है। मंथली टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जरूरत पड़ने पे यानी समय आने पर, और आपको सीयूईटी पीवाईक्यू पीडीएफ जो कि फिलहाल तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, यानी कि पूरी बुकलेट टाइप की बनी हुई है, तो ये सब आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे जरूरी जो यहाँ पे की पॉइंट है वो क्या है कि आपको काउंसलिंग तक, यानी कि जब तक हम आपको सिलेक्शन एग्जाम होगा, सबसे पहले फॉर्म भराया जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका सेंटर कहीं आपको पता चलेगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, देन काउंसलिंग होगी, देन आपका एडमिशन होगा। हम टिल द एडमिशन आपके सपोर्ट में हमेशा तत्पर रहते हैं। हम का मतलब बेसिक शिक्षा टीम, ओके। और ये जो कोर्स है ये आपका एग्जाम तक वैलिड रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक एप्लीकेशन में आपको वीडियोस दिखेंगी, एक बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, जितने भी बार देख सकते हो, लाइव होंगी, फिर उसके बाद आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाती है, ओके। चलिए, और ये आपका जो बैच है वो मात्र 2700 रुपए में है, ठीक है, 2700 कॉस्ट है इसकी, ठीक है। और अगर आप इसको 10 जनवरी से पहले परचेज करते हैं तो आपको इस पे 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि 270 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट आपको हो जाएगा 10%, ओके। करना क्या है, करना आपको यह है कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, बेसिक शिक्षा सर्च करना है, एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और वहां पर सबसे पहले आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। फिर उसमें आपको यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको बैचेस दिखाई देंगे, उसमें आपको चूज करना है हौसला बैच को। हौसला बैच में आप जाएंगे, अपना कूपन कोड डालिए, उसके बाद उसको परचेज करिए, ठीक है। आप एक्सेस मिल जाएगी आपको हमारे बैच हौसला बैच में, ओके। फिर देखिए उसके बाद आपको, हाँ, आपको चलते चलते मैं एक चीज और बता देता हूं जो मैंने बोला भी था कि आखिरी में आपको बताऊंगा कि बुक्स के बारे में, कि किन बुक्स की हेल्प आप ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के दौरान, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी कि जो सिलेबस पैटर्न है या क्वेश्चन का जो लेवल है वो सभी एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी भी आपको केवल क्लास 12 की पढ़नी होती है, सिलेबस का एक एक पॉइंट है, एक एक जो टॉपिक है वो सभी एनसीईआरटी का है। लेकिन आपको जब मैं सिलेबस बता रहा था तो बोला भी था कुछ चीजें आपको 11th की भी पढ़नी है, क्योंकि बिना बेस जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप जब रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, सेट थ्योरी की नीड पड़ेगी, जब आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे आपको लिमिट की नीड पड़ेगी, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको क्लास 11th की फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी की नीड पड़ती है, ओके। फिर उसके बाद आपके सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके 2022 पूरी बुकलेट है, आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी बुकलेट। उसके बाद 2022 इसकी भी आपको पूरी बुकलेट मिलेगी, और आपका 2024 जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसका एक ही पेपर हुआ था, तो आपको 50 क्वेश्चन का एक पेपर है वो आपको ऐप पे मिलेगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा आपको गाइड करते हैं आपके सिलेबस में क्या चीजें हैं जो पूछी जा चुकी हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो बुकलेट है इसमें एक शिफ्ट नहीं हुई थी, 2022 और 2023 में कई सारी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, यानी मैथ की अगर बात करें तो 20-30 शिफ्ट में एग्जाम गया था। तो ऑलमोस्ट सारे टाइप जो हैं वो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो आपको उसी पीवाईक्यू बुकलेट को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में जो अब क्वेश्चन आएगा वो उन्हीं जैसा ही आएगा। नया क्वेश्चन 1-2 फ्रेम, 3-4 तक फ्रेम हो सकते हैं, आपको पूरा पेपर ऐसे लगेगा कि पीवाईक्यू से ही सिमिलर आया है, इसलिए पीवाईक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी आपको जो डेली बेसिस पर डीपीपी मिलती है क्लास के बाद उनको प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन रखे जाएंगे उनको प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिलेगा उसको प्रैक्टिस करना है, और बाकी जो लेक्चर से पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से पढ़ते जाना है, ठीक है। तो यही हमारा
जो है वो मूल मंत्र है आपके सफलता का या फिर सिलेक्शन का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।